राइफल के संग राइफल भिड़े, गोली के संग गोली भाए। गांव गांव को जबरी कर दो, हर थाने को करो सहार। जहां का बच्चा बच्चा लड़ता, बूढ़ा हाथ धरे हथियार। सुन लो ये दिल्ली की रानी, नहीं चलेगी अब तुम्हारी मनमानी। गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। और आरक्षण कहाँ से आई करपुरिया की, इन्हीं सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। बिहार के नक्सलवादी खूनी संघर्ष से लेकर के जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन और जननायक कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने से लेकर आरक्षण मुंगेरी लाल कमीशन को लागू करने तक के संबंध में आज हम इस पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय कर्पूरी, जय संविधान, जय जोहार। नमस्कार साथियों, मैं आनंद सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आदमी। बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी आपसे एक अपील है कि वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1967 के दौर में जिस समय बिहार में 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 20 दिन के मुख्यमंत्री बन रहे थे, पार्टियां, सरकारें बन रही थीं, बिगड़ रही थीं, उसी समय बिहार में नक्सलवादी आंदोलन भी उभार पर था। हम आपको इस पूरे विषय में गंभीरता से सिलसिलेवार बताएंगे। 1967 के बसंत में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सल वाली इलाके में ये आंदोलन शुरू हुआ था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ये आंदोलन जो था, ये सामंतवाद के खिलाफ किसानों का आंदोलन, खासकर गरीब किसानों और खेत मजदूरों का सशस्त्र संघर्ष में संगठित कर इलाके के आधार पर सत्ता दखल का आंदोलन था। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जनवादी क्रांति संपन्न करना इन क्रांतिकारियों का लक्ष्य था। माकपा के अंदर इन्हीं क्रांतिकारियों ने नवंबर 1967 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी का गठन किया था और फिर 22 अप्रैल 1969 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना की। 1967 को नक्सलवाड़ी के संघर्ष जिसे चीन की पीपुल्स डेली ने भारत में बसंत का वज्रनाद कहा था, और बिहार के कई माकपा नेताओं ने भी इसका समर्थन किया था। 10 सितंबर 1967 को शाहाबाद जिले के पौड़ी थाने के नारायणपुर गांव में इस नक्सलवाड़ी समर्थक माकपा नेताओं की पहली बैठक हुई थी। इसमें सत्यनारायण सिंह, तूफान चंद जोश, माधर सिंह, चंद्रमणि शर्मा, शिवशंकर पहाड़ी, श्रीमन नारायण झा, सरदार गुरबख्श सिंह, जितेंद्र शर्मा और बालकृष्ण आजाद शामिल हुए। माकपा के पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सदस्य सुशीतल राय चौधरी भी इस बैठक में कलकत्ता से शामिल होने के लिए आए हुए थे। ये पहले दौर में मुजफ्फरपुर जिले के पारू, बरूराज और मुसैरी प्रखंड तथा मुंगेर जिले के सूर्यगढ़ प्रखंड के अलावा दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, हजारीबाग, रांची और पलामू जिले में सशस्त्र किसान संघर्ष शुरू करने की कोशिश की गई थी। मुसरी और सूर्यागढ़ प्रखंड में बड़े भूस्वामियों पर हिंसक हमले हुए, अनाज, फसल और संपत्ति दखल की कई कार्रवाइयाँ हुई। इसी समय पुलिसिया दमन भी शुरू हुआ, सघन पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई। जनवरी से अगस्त 1970 के बीच करीब 30 लोगों की हत्याएं कर दी गई और नक्सलवादी गतिविधियों के कारण मुंगेर, मुजफ्फरपुर, हजारीबाग जिलों में 954 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच भाकपा माले का पहला राज्य सम्मेलन 27-28 फरवरी 1970 में हुआ। इसके बाद इसमें इस पूरे आंदोलन में जगदीश प्रसाद मास्टर साहब और राम नरेश राम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये लोग पार्टी से संपर्क करने का प्रयास करते रहे, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने फैसला किया कि पार्टी से संपर्क अब संघर्ष के बदौलत ही हो पाएगा, इसलिए अब संघर्ष को
तेज करना है। उन्होंने वर्ग दुश्मन के सफाई का कार्यक्रम शुरू किया, जो उस समय संघर्ष का सबसे प्रचलित रूप था। 23 जनवरी 1971 को शहर थाने के इकबारी गांव में सोन नदी के किनारे शिवपूजन सिंह की लाश मिली। वह जो शिवपूजन सिंह जमींदारों का लठैत था। हत्या के इस मामले में जगदीश महतो, मास्टर साहब, रामेश्वर अहीर, सिंहासन चमार, भिखारी कहर तथा महाराज महतो को मुख्य अभियुक्ति बनाया गया था। 30 मार्च 1971 को इकबारी के ही जगदीश सिंह मारे गए। पुनः 16 जून 1971 को दुधेश्वर सिंह पर हमला हुआ, लेकिन वो बच गया। इधर पार्टी से संपर्क की कोशिशें भी इन लोगों की जारी थी। मास्टर साहब और नरेश राम पार्टी को ढूंढने कलकत्ता गए। 1971 के अंत में जाकर के जब देशव्यापी पैमाने पर नक्सलवादी आंदोलन को गंभीर धक्के लगने लगे, उस समय पार्टी से उनका संपर्क स्थापित हो गया। फरवरी 1972 में जाकर भोजपुर में पार्टी की इकाई की स्थापना की गई। मास्टर साहब भोजपुर में पार्टी गठन के बाद 10 महीना ही जिंदा रहे, क्योंकि बिहियां में 37 साल की उम्र में बिहियां बाजार में उनकी हत्या कर दी गई। पार्टी के नेतृत्व में क्रांतिकारी राजनीति के प्रचार प्रसार के जरिए भूमिहीन गरीब किसानों के गुप्त दस्ते बनाए जाने लगे, जो जालिम भूस्वामियों के सफाया अभियान के लिए तैयार किए जा रहे थे। यह आक्रमण सबसे पहले सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ हुआ, क्योंकि सामंत वर्ग के क्रूर सामाजिक उत्पीड़न ने उनके जीवन को एकदम नष्ट कर दिया था, दयनीय पशुवत बना दिया था। गांव के दक्षिणी टोले और जो खेत मड़ैया थे, वहाँ भी लोग जो है विरोध के स्वर उनमें भी फूटने लगे। एक के बाद एक कई खात्मे हुए। कई गांव में संघर्ष ने खुले शस्त्र का रूप ले लिया। सहार थाने के बैरत गांव में सशस्त्र दस्ते के साथ इलाके के हजारों गरीब किसानों ने जमींदारों, गुंडों और पुलिस के संयुक्त आक्रमण के खिलाफ 3 दिनों तक लड़ने के बाद उन्हें पीछे खदेड़ दिया। इन्हीं सफाइयों के क्रम में कई गांव के गरीब किसान जन आर्थिक संघर्ष में उतर पड़े। सहार थाने के ही मथुरापुर में मजदूरी की लड़ाई छिड़ गई, तो बरौनी और बंसीजहरी में जमीन की लड़ाई, चबरी बरुआ की क्रांतिकारी कमेटियों ने आर्थिक आंदोलन की लड़ाई को छेड़ दिया। मार्च 1972 में पहले सफाई के बाद पटना जिले की मुसर टोलियों और अन्य दलित बस्तियों में गुप्त दस्ते तैयार किए जाने लगे थे नक्सलवादियों की तरफ से, भाजपा माले की तरफ से। इस संघर्ष के खिलाफ सघन पुलिस कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। कई गांव में सशस्त्र पुलिस कैंप बिठाए गए, अर्धसैनिक बलों की गश्तें लगाई गई, भूस्वामियों के घरों और सरकारी स्कूल छावनियों में बदल दिए गए। घेरा डालो और दमन करो की जबरदस्त मुहिम चलाई गई। 6 मई 1973 को चबरी में इसी तरह की एक पुलिस मुहिम में पुलिस ने गणेशी राम, बालिकेश्वर राम, लालमोहर दुसाद तथा दीनानाथ साहब को मार डाला। 14 जनवरी 1975 को सोना टेवला में रामेश्वर अहीर और अमावस दुसाद मार डाले गए। इसी दौरे में पार्टी के सशस्त्र दस्तों ने पुलिस पर भी हमले तेज कर दिए थे। भाकपा माले ने पुलिस पर भी हमले तेज कर दिए थे। लाल फौज और आधार क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से कई जगह पुलिस कैंप पर अथवा गश्त कर रही पुलिस टुकड़ियों पर हमले कर उनकी राइफलें लूट ली गई। 3 जून 1975 को पटना जिले के गोरहुआ गांव में घेरा डाले हजारों सशस्त्र बल अर्ध सैनिकों के साथ 12 घंटे की लड़ाई के बाद पार्टी की जो लोकल अंचल कमेटी के नेता ज्ञानेश्वर यादव और भूमिहीन किसान संगठन के वृद्ध मांझी समेत 13 लोग मारे गए। फिर सहार थाने के बवारा गांव में 29 जून 2 जुलाई 1975 के बीच 65 घंटे की मुठभेड़ के बाद लाल सेना के एक अगवा कमांडर पूरन राम बूटन, रामानंद पाशी, विश्वनाथ चमार तथा सरयू तेली मारे गए। और 29 नवंबर 1975 को बाबू बांध गांव में ऐसी एक मुठभेड़ में पार्टी के महासचिव सुब्रत दत्त जौहर, राजेंद्र यादव, डॉक्टर निर्मल की हत्या कर दी गई। 1976 आते आते आंदोलन अपना आवेग बहुत हद तक खो चुका था। यह नक्सलवादी आंदोलन जो था सारता सामंती मिजाज वाले उच्च जाति भूस्वामियों के सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न के खिलाफ मुख्य रूप से दलित जातियों के गरीब भूमिहीन किसानों जुझारू आंदोलनकारियों के द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें उच्च जातियों के सामंती धाक और आतंक को तोड़ने में तथा इन अंचलों में दलित जातियों के राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन ने निभाने का काम किया था। सामाजिक संरचना
दलित, गरीब किसान और खेत मजदूर, पिछड़ी जातियों के गरीब तबकों का एक हिस्सा और क्रांतिकारी रुझान वाले युवक बुद्धिजीवी इस पूरे आंदोलन की ताकत थे, एक शक्ति थे। भोजपुर जिला में प्रशासन द्वारा एक हार्डकोर नक्सलवादियों की सूची तैयार की गई, जिसमें 10 दुसाध, 7 चमार, 2 मुसर, 11 अन्य दलित जातियों के लोग थे, 7 यादव और 1 गडेरी और तेली थे। आंदोलन के प्रारंभिक चरण में हिंसा, हमला और मुठभेड़ की 12 घटनाओं में प्रशासन द्वारा बनाए गए अभियुक्तों में 15 चमार, 10 दुसाध, 9 मुसर, 13 कोयरी, 12 अहीर, 2 कुर्मी और 1 कहार और मुस्लिम तथा 5 अन्य जातियों के लोग थे। 72 से 76 के बीच भूस्वामियों और पुलिस द्वारा मारे गए करीब 40 लोगों की सूची में लगभग सभी दलित और पिछड़ी जातियों के ही लोग थे। नक्सलवादी आंदोलन के इसी दौर में बांग्लादेश युद्ध के बाद सन 1972 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। पहले केदार पांडे फिर अब्दुल गफूर मंत्रिमंडल ने प्रदेश में सरकार चलाई और बागडोर समाज, साथ ही बिहार के स्वतंत्र भारत में सबसे बड़े छात्र आंदोलन का केंद्र स्थल भी बिहार इसी समय 1976 आते बन चुका था। और छात्रों की मांगों से शुरू होकर इस आंदोलन ने पहले तो महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेशव्यापी जन आंदोलन किया और फिर केंद्र की इंदिरा सरकार के खिलाफ ये सीधा आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति ने बिहार के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनके जो विद्याधर कवि, उनके पुत्र को नाजायज ढंग से गलत तरीके से ग्रेस मार्क देकर के पास कर दिया था। आला के जो छात्र थे ग्रेस मार्क के खिलाफ थे, लेकिन उनकी मांगों को जब नहीं माना गया तो भोजपुर जिले के सभी छात्रों ने कक्षा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और एक नया नारा दिया कि मांगे पूरी हों या विद्याधरी कवि को, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको हटाया जाए। धीरे धीरे पूरे बिहार के छात्र से आंदोलन से जुड़ते चले गए। फिर 8 फरवरी 1974 को बिहार राज्य छात्र नेता सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें पटना और बिहार विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि शामिल हुए। फिर 17-18 फरवरी को राज्य के सभी विश्वविद्यालय छात्र संघों तथा विभिन्न संगठनों का 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन पटना में बुलाया गया। इसमें 70 कॉलेजों के 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में 8 सूत्री मांगें सूत्रबद्ध की गई और राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया गया। सम्मेलन में प्रदेश छात्र संघर्ष समिति का निर्माण किया गया। 24 सदस्यीय संचालन समिति गठित की गई और सरकार को एक चेतावनी दी गई कि यह अगर वह मांगों को पूरा नहीं करती है तो 18 मार्च से खुलने वाली विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पूरे बिहार में धरना जुलूस का तांता लग गया। 24 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के सामने 200 छात्रों ने अनशन किया। 25 फरवरी से पटना में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। 18 मार्च 1974 के दिन पटना में नारा लगा, हर बार विद्यार्थी जीतता है, इस बार भी विद्यार्थी जीतेगा, गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है जैसे नारों से बिहार पटना पूरा गूंज उठा। नाकेबंदी के बावजूद, तमाम पुलिसिया व्यवस्था के बावजूद जो छात्र दस्ते थे वो सचिवालय की तरफ भारी संख्या में बढ़ने लगे। इस को देखते हुए उस पर जो है बीएमपी और सीआरपी के जवान जो थे उन्होंने गोली चला दी, फायरिंग कर दी, जिसमें दर्जनों छात्र मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। और उसके बाद ये पूरा आंदोलन बिहार पूरे प्रदेश में फैल गया। 18 से लेकर के 22 मार्च के बीच बिहार के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। 23 मार्च को गोलीकांड के विरोध में आयोजित पटना बंद पूर्णतः कर दिया गया। अब जो है इसकी मांगें बदलते हुए अब ये मांग हो गई कि हमारी विधानसभा भंग करो, ये प्रधान मुख्य मांग बन गई। छात्र नेताओं ने जयप्रकाश नारायण से आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने की मांग की। तो जयप्रकाश नारायण ने अपने 3 शर्तें इसमें रखी कि शांतिपूर्ण संघर्ष, किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध विच्छेद और आंदोलन के लिए 1 साल का समय त्याग। 29 मार्च को जयप्रकाश नारायण आंदोलन में शामिल हो गए। उसी दिन पीठ पीछे हाथ बांधकर एक विशाल मौन जुलूस निकाला गया और नारा दिया गया कि हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। आंदोलन का दूसरा चरण जो था जेपी के नेतृत्व में 9 अप्रैल से सरकार ठप करो, विधानसभा भंग करो
के नारे के साथ शुरू हुआ। इसने एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया था। एक निश्चित समय में प्रत्येक घर में थाली पीटना, एक साथ रोशनी गुल कर देना, चित्र प्रदर्शनी, साइकिल जुलूस, चूहा जुलूस, गधा जुलूस, मंत्रियों का जनाजा जुलूस, सरकारी समारोह का बहिष्कार, तमाम हथकंडे इस आंदोलन में प्रयोग किए गए। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए इधर 5 जून 1974 को गांधी मैदान में जेपी ने संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ये नारा दे दिया। इसके बाद पूरे देश में आंदोलन आग की तरह फैल गया। आंदोलन कस्बों से निकल करके गांव तक पहुंच गया। गांव गांव में जनसमितियां बनाई जाने लगीं। अनाज गोदामों, बाजारियों के गोदामों पर छात्रों ने छापेमारी कर दी और अनाजों को लूट करके जनता में वितरित कर दिया। कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों का आना जाना दूभर हो गया, घर से निकलना मुश्किल हो गया। 4 नवंबर 1974 को आयोजित जुलूस पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ। जेपी भी इसमें चोटिल हुए। बिहार आंदोलन अब इंदिरा सरकार के खिलाफ सीधा देशव्यापी आंदोलन बन गया और इसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया। इसमें कई मुख्य विपक्षी पार्टियां भी आंदोलन के साथ जुड़ गईं और जेपी के आह्वान पर विधानसभा से कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब ये नारा बन गया था कि सुन लो ये दिल्ली के रानी, नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी। इस उथल पुथल के बीच 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। जब आंदोलन उग्र हुआ तो 26 जून 1975 को आंदोलन की घोषणा कर दी गई। आंदोलन के बाद 1977 के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट लोकसभा की हासिल नहीं हुई बिहार में और विधानसभा में मात्र 57 सीटें मिली। 22 जून 1977 को कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता सरकार का गठन हुआ। करीब 8.5 महीने बाद 9 मार्च 1978 को कर्पूरी मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल से राज्य में पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने का फैसला किया। इस निर्णय के तहत अन्य पिछड़ी जातियों को 8%, अति पिछड़ी जातियों को 12%, महिलाओं को और आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 3% आरक्षण दिया जाना था। दरअसल ये जो आरक्षण की व्यवस्था जो कर्पूरी ठाकुर साहब लागू कर रहे थे, ये मुंगेरी लाल कमीशन था जो दरोगा प्रसाद राय की सरकार में बना था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने मुंगेरी लाल कमीशन की अनुशंसाओं पर 1972 से लेकर 77 तक कोई भी अमल नहीं किया, उनको लागू नहीं किया। लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर साहब मुख्यमंत्री बने तो उसी मुंगेरी लाल कमीशन जो दरोगा प्रसाद राय की सरकार में गठित हुआ था, उसकी अनुशंसाओं को लागू करने के लिए आगे आए। आरक्षण की घोषणा के साथ ही बिहार में आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थक गोलबंदी शुरू हो गई, आंदोलन शुरू हो गया। फॉरवर्ड लीग का गठन हुआ आरक्षण के विरोध में। 9 मार्च और 14 मार्च को क्रमशः राम अवधेश सिंह और RL चंदापुरी के नेतृत्व में आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में लाठियां चली। फिर 31 मार्च को आरक्षण विरोधियों ने जुलूस निकाला। बाबूलाल शास्त्री ने जयप्रकाश नारायण को खुला पत्र लिखा तो राम अवधेश सिंह यादव ने जयप्रकाश नारायण को ब्राह्मणवादी करार दिया। दोनों पर सामने सामने आ गए और इसी में जो उच्च जाति के जो नेता थे, जो तमाम उस समय जनसंघ के और संगठन कांग्रेस के, जनता दल के, जो उच्च जाति के जो भी सवर्ण नेता थे, वो सब आरक्षण के पूरी तरह खिलाफ थे। उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने भी एक फार्मूला पेश किया था। उनका फार्मूला आरक्षण के आधार को सामाजिक और शैक्षणिक मानते हुए दिया गया था। साथ ही साथ पिछड़ी जातियों के विशिष्ट वर्ग को आरक्षण के विशेषाधिकार से वंचित करता था और ऊंची जाति के जो गरीब लोग थे उनको संरक्षण प्रदान करता था। उसके बाद कर्पूरी मंत्रिमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण जो कर्पूरी ठाकुर ने निर्णय लिया वो था प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न कराना। व्यापक हिंसा, खून खराबे के बीच हुए इस चुनाव में पिछड़ी जातियों ने ग्रामीण सत्ता पर उच्च जातियों की परंपरागत वर्चस्व को पूरी तरह तोड़ दिया। पहली बार ऐसा हुआ बिहार में, जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी, पंचायत चुनाव हुए तो उन्होंने जब पंचायत चुनाव संपन्न कराए, उसमें व्यवस्था दी, आरक्षण लागू किया और उस व्यवस्था के तहत पहली बार बिहार में जो पंचायत चुनाव में जो सवर्ण जातियों का जो वर्चस्व था वो पूरी तरह टूट गया और पिछड़ी जातियों का वहाँ कब्जा हो गया।
आरक्षण के मसले पर उच्च जातियों के दबाव और आंदोलन के फलस्वरूप कर्पूरी ठाकुर जी ने जो 26% आरक्षण लागू करने का फैसला लिया था उसको घटा करके 20% किया, लेकिन उसके बाद भी कर्पूरी ठाकुर के प्रति जो सवर्णों के अंदर नफरत थी वो कम नहीं हुई और उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती रहीं। उनके प्रति स्लोगन बनाए गए, आरक्षण कहाँ से आए, कर्पूरिया की तमाम तरह की अभद्र माँ बहन की गालियाँ दी गई, उनको अपमानित करने का काम लगातार रहा। और इसी बीच 1979 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार अप्रैल 1979 में कर्पूरी ठाकुर साहब की सरकार गिर गई। कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरने के बाद सत्येंद्र नारायण सिंह और रामानंद तिवारी, बसावन सिंह, कैलाश पति मिश्र, ये जो है रामचंद्र दास, कंदा दास, इनके हाथों पे ट्रिगर चलाते रहे। यानी कर्पूरी ठाकुर साहब की सरकार बनने के बाद पुनः एक बार सवर्णों के हाथ में सत्ता आई। 1967 के विधानसभा चुनाव में पिछड़े समुदाय, पिछड़े समाज के विधायकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई थी। तब ऐसे विधायकों की कुल संख्या 82 थी। बाद के 20 वर्षों में पिछड़ों के प्रतिनिधित्व में कोई अधिक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है और सिर्फ 72 को छोड़ करके 90 के आसपास ही स्थिर हो गया है बिहार के अंदर। 69 में 94, 72 में 76 और 77 में 92, 80 में 96 और 85 में 90 ये पिछड़ी जातियों की संख्या थी। तो साथियों, ये हमने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है जो नक्सलवादी आंदोलन था, जो भूस्वामियों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, सामाजिक जो विषमता थी उसके खिलाफ, जो आर्थिक मुक्ति का आंदोलन था, जो गरीबों, दलित, पिछड़ों, मजदूरों के द्वारा चलाया गया, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ, कई लोग मारे गए। और उसके बाद फिर जो है जयप्रकाश छात्र आंदोलन, और वो छात्र आंदोलन उसके बाद वो जयप्रकाश नारायण के रूप में जाने जाना वाला जेपी आंदोलन बन गया, जिसको संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी ने दिया, जो सीधा इंदिरा के खिलाफ, जिसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। उसके बाद फिर बिहार में कर्पूरी ठाकुर साहब की सरकार बनी और उन्होंने जिस तरह से दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए, एक तो दरोगा प्रसाद राय की सरकार में गठित मुंगेरीलाल कमीशन की अनुशंसा को लागू करके पिछड़ों और पिछड़ों महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। दूसरा, उन्होंने पंचायत चुनाव में पिछड़ों के वर्चस्व को कायम करने का काम किया। तो ये दो महत्वपूर्ण फैसले जो उन्होंने लिए और जो कदम उठाए, उसके बाद से आज तक जो आप देखिए कि कथित उच्च जातियाँ कर्पूरी ठाकुर साहब को हजम नहीं कर पा रही हैं, उनको स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। आज भी उनको गालियां दी जा रही हैं, यहाँ तक कि सागर में लगने वाली कर्पूरी ठाकुर साहब के प्रतिमा को लगने नहीं दिया जा रहा है। वहीं बीपी मंडल साहब को आज भी सवर्ण जातियाँ पचा नहीं पा रही, उनको भी गालियाँ दी जा रही हैं, अपमानित किया जा रहा है। बीपी सिंह को भी गालियाँ दी जा रही हैं, अपमानित किया जा रहा है। जिन्होंने पिछड़ों दलितों के हितार्थ काम किए, उनको ये सवर्ण जातियाँ बिल्कुल फूटी आंखों नहीं देखना चाहती हैं। गुंटूर में 25 सितंबर को, संडे को, बीपी मंडल साहब की प्रतिमा, जो कांस्य प्रतिमा लगनी है, उसका शिलान्यास था। और डॉक्टर सूरज मंडल जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जो बीपी मंडल साहब के पोते भी हैं, उन्होंने जाकर के शिलान्यास वहाँ पर किया था। इसके लिए एक सीमेंट का मंच बनाया गया था गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। दूसरी कल खबर मिली है कि उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेट के गुंटूर के उच्च जाति के अधिकारियों ने उसको बुलडोजर से जमींदोज कर दिया, तोड़ दिया। आप सोचिएगा कि कितनी ज़्यादा नफरत कथित उच्च जातियों में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के महान नायकों के प्रति भरी पड़ी है। तो हमें सोचना होगा, संगठित होना होगा, अपने इतिहास को देखते हुए, वर्तमान को समझते हुए भविष्य के लिए लड़ना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य दे सकें, जिसमें वो खुली हवा में सांस ले सकें, समानता का जीवन जी सकें, भेदभाव को भी जीवन जी सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें। उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा और मिल कर के लड़ना होगा।
तो आपसे एक बार पुनः अपील है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों से भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक ट्विटर को रीच ब्लॉक कर दिया गया है, तो फेसबुक पर 2 महीना के लिए रिस्ट्रिक्शन है, आपको कोई वीडियो या कोई पोस्ट वहाँ नहीं दिखेगी। ट्विटर का भी रीच ब्लॉक है, तो बहुत ज़्यादा ट्वीट आपको मेरे नज़र नहीं आते होंगे। अपने पास कोई मीडिया नहीं है, यूट्यूब चैनल पर मैं काम शुरू किया हूँ ताकि आप तक अपनी बात पहुँचाता रहूँ। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। मेरा प्रयास रहेगा कि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपसे साझा करता रहूँ। साथ ही साथ जो भी हमारा आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा जो 17 फरवरी 2024 तक चलेगी, 1 नवंबर से पुनः शुरू हो रही है। अभी बिहार में आचार संहिता की वजह से पोस्टपोन है, 1 नवंबर से पुनः शुरू हो रही है। 1 नवंबर से 20 नवंबर तक बिहार में चलेगी। उसके बाद 10 दिसंबर से लेकर के 8 फरवरी तक मध्य प्रदेश में यात्रा चलेगी। उसके बाद राजस्थान में चलेगी, फिर हरियाणा में चलेगी, फिर उत्तर प्रदेश में यात्रा चलेगी। 17 फरवरी 2024 तक चलेगी हमारी यात्रा। हमारे अन्य कार्यक्रम की भी जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। तो आपसे बार बार ये मेरी अपील है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों को प्रोत्साहित करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। शुक्रिया समय देने के लिए। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार, जय संविधान। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिकी समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।